हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो है क्वेश्चन बैंक हम लोग देखने वाले हैं। और पहला चैप्टर का हम लोग कर चुके थे, ये दूसरा चैप्टर का होगा। और इस चैप्टर का नाम क्या है आप देख सकते हैं, लिखा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, और उससे पहले ये जानेंगे कि कंज्यूमर कौन है। तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, यानी कि जैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। टोटल इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं, वो 32 क्वेश्चन हैं, और उन्हीं सारे क्वेश्चन पर हम लोग जो है अभी बात करने वाले हैं। अब चूँकि इसमें आंसर तो दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंसेप्चुअली सारी चीज़ों को समझेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी कहाँ करते हैं ये जानिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। चूँकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही दूसरा चैप्टर है, और जैसे कि चैप्टर का नाम भी है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही सेकेंड यूनिट है। तो यहाँ पर हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम प्राइस थ्योरी नाम देते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा? प्राइस थ्योरी, यानी कि जिसे हम कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, तो ये इसका वैकल्पिक नाम होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है कौन सा? थ्योरी। यहाँ पर कौन सा? प्राइस थ्योरी, यानी कि कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, सो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि किसी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण, यानी कि हर एक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ गुण छुपा होता है। ठीक है, और उस गुण से क्या होता है, मानवीय आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हर एक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ गुण तो होता ही है, और वो वस्तु हमें किसी ना किसी रूप में सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। जैसे कि देख सकते हैं हमारे हाथ में लिखने के लिए जो है वो पेन है, तो हम इसकी मदद से लिख पा रहे हैं, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ गुण है जिसकी मदद से हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या संतुष्टि मिल रहा है। इसी प्रकार से जब हमें भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खाने पीने वाली वस्तुएं हम खा लेते हैं और हमारी भूख मिट जाती है। इसका मतलब हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ उसके जो है वो गुण होते हैं या उनमें क्षमता होती है। तो वस्तु के अंदर छुपा इस गुण को हम लोग कहते हैं उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, अब इस प्रकार से कह सकते हैं किसी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। चलिए आगे देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया जा चुका है झारखंड बोर्ड में, कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। देखिए यहाँ पर कई बार शॉर्ट में भी यूज किया जाएगा इसको। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, यानी कि कुल उपयोगिता जिसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं, यानी कि टीयू कहते हैं, और सीमांत उपयोगिता जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, यानी कि एमयू कहते हैं। तो टीयू एंड एमयू के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। हम लोग डिटेल में जब जाएंगे उधर शॉर्ट क्वेश्चन फाइल, तब हम लोग वहाँ पर डिटेल में देखेंगे ही। तो टीयू एंड एमयू के बीच में जो रिलेशन है वो तीन तरह का है, ध्यान रखिए। यहाँ पर जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग पहले बात करते हैं कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता हमारी शून्य हो जाती है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक टेबल के जरिए समझते हैं। मान करके चलिए कि हम यहाँ पर यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसे हम एन से डिनोट कर रहे हैं कि कितनी सारी इकाइयों का हम उपभोग करने वाले हैं। बाद में हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि हमें प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से कितनी संतुष्टि मिलते जाती है, जिसे हम एमयू कह रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके बाद क्या है? टोटल यूटिलिटी। जब हम किसी वस्तु को पहली बार कंजम्पशन करते हैं ना, तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देता है ना। उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स का अगर हम कंजम्पशन करें तो संतुष्टि हमें ज़्यादा देगा, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देगा। तो यहाँ पर पहली बार हमने इसे मान लीजिए कोई भी वस्तु कंज्यूम कर लिए हम,
तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी, हम मान लीजिए 30 है, तो टोटल यूटिलिटी भी हम अभी तक हमें कितना मिला 30। ठीक है, अगर हम सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन करें, हम लोग जानते हैं ना किसी गुड्स को अगर लगातार या फिर कह लीजिए कि 1 बाय 1 अगर उपभोग करें हम, तो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है या संतुष्टि जो है वो घटते चला जाता है। होता है ना कि लगातार आप एक ही तरह की चीज़ें उपभोग करते चले जाएं तो मिलने वाला संतुष्टि स्तर लगातार घटते चला जाता है। तो यहाँ पर MU जो है वो पहले की अपेक्षा कम प्राप्त होगा। उस हिसाब से मान लीजिए कि हम 25 ले लिए, फिर इसी ढंग से हम तीसरी इकाई पर जाते हैं तो संतुष्टि फिर से घटेगा। हम मान सकते हैं कि 10 ले लिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। चौथी इकाई का इसी प्रकार से कंजम्पशन किए, मान करके चलिए 5 हुआ। छठी इकाई का, पाँचवीं इकाई का मान लीजिए कंजम्पशन किए, हो सकता है शून्य भी हो जाए। छठी इकाई का कंजम्पशन कर लिए, हो सकता है नेगेटिव में भी कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि एक स्तर ये भी आता है कि जहाँ पर हमारा MU शून्य हो जाता है। यहाँ पर ये हमें बताता है कि हम उपभोग तो कर सकते हैं इस इकाई का, लेकिन हमें कुछ संतुष्टि नहीं मिला। यानी कि हम उसी वस्तु को जब पहली बार उपभोग किए थे तो संतुष्टि ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन लगातार जैसे जैसे हम किसी एक ही तरह की वस्तु को उपभोग करते जाते हैं, मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी घटते चली जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर के हमारा MU शून्य भी होगा और उसके बाद नेगेटिव भी होगा। TU की दशा क्या होगी? TU लगातार बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहली इकाई का कंजम्पशन किए थे तो TU 30 था, अब 2 इकाई का कंजम्पशन कर लिए तो दोनों से मिलने वाले संतुष्टि को जोड़ लीजिए, TU निकल जाएगा। तो यहाँ पर 30 और 25 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि हमें जो है सेटिस्फेक्शन मिला है वो 55 मिला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रुकिए, हटा ही लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, नीचे एक टेबल होगा इसमें, यहाँ से जल्दी देखें, आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ से जल्दी हो सकता है हम लोग का कंप्लीट। ये देखिए, यहाँ से 2 चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम के जरिए भी बहुत अच्छा से सजाया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या दिखाया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखा है वस्तु की इकाइयाँ, यानी कि जितनी भी इकाइयाँ का हम उपभोग करते जाते हैं वो सब यहाँ पर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर है सीमांत उपयोगिता, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, MU कहते हैं। अब देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे लगातार किसी एक ही तरह की वस्तु को उपभोग किया जा रहा है, संतुष्टि स्तर जो है हमारा पहले की अपेक्षा कम होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति दिख रही है जहाँ पर MU हमारा 0 है। ये बताता है कि कंज्यूमर यहाँ पर फुल्ली सेटिस्फाई हो चुका है, इससे ज़्यादा उसे संतुष्टि मिल नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं TU इसके लिए। टोटल यूटिलिटी की स्थिति देखिए, पहले 50 दिया है, 50 ले लीजिए, फिर 40 तो हो जाएगा कितना 90, फिर यहाँ पर 30 जोड़ दीजिए 120। इसी प्रकार से आप आगे करते चले जाइए 140, फिर यहाँ पर कितना 150, फिर यहाँ पर शून्य जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा TU पर? कोई फर्क नहीं, यानी कि यहाँ पर TU भी 150 फिर से रहेगा। और यहाँ पर अब जैसे हम यहाँ तक कंजम्पशन कर चुके हैं और भी अगर हम अतिरिक्त इकाई बढ़ाते हैं कंजम्पशन, तो देखिए MU कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो रहा है। तो ये बता रहा है कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिला या फिर ऋणात्मक संतुष्टि मिला, तो इसकी वजह से TU अब घट जाएगा। रिलेशन देखिए बिल्कुल साफ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे ज़्यादा उपभोग करते चले गए, सीमांत उपयोगिता घटते चला गया, पहली बात ये, और कुल उपयोगिता लगातार बढ़ते गया, लेकिन एक जगह पर जाकर के बढ़ा और उसके बाद फिर घटना भी शुरू हो गया। तो 3 रिलेशन निकल रहे हैं। जब तक हमारा यहाँ पर देखिएगा MU पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, तब तक हमारा TU इधर लगातार बढ़ते चला गया। ठीक है, और जैसे ही हमारा MU यहाँ पर शून्य हो जाता है तो TU यहाँ पर देखिए अधिकतम हो जाता है। यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। अब हम लोग यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। चूँकि पहले 150 था, बाद में 140 हो गया। यहाँ पर ये MU लाइन वही दिखाता है ना। क्या दिखा रहा है ये कि यहाँ पर पहले संतुष्टि ये था, चूँकि सीमांत उपयोगिता देखिए इस लाइन पर है, फिर सेटिस्फैक्शन लेवल घटा और घटा और घटा, और कहीं ना कहीं फिर आकर के यहाँ पर देख सकते हैं इस इकाई पर सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा घटते घटते 0 हो चुका है। तो यहाँ पर जब MU 0 होता है ना, तो उस समय धीरे धीरे TU इस रफ्तार से बढ़ता है और इस प्रकार से फिर घटेगा, यानी कि ये होता है आपका TU। तो यहाँ पर देखिए TU मैक्सिमम में है। ठीक है, तो ये बताएगा कि MU इसी पॉइंट पर 0 होगा और TU क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे ही MU इधर नेगेटिव होना शुरू होता है
तो टीयू डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। तो यही 3 रिलेशन थे कि जब तक सीमांत उपयोगिता यहाँ से यहाँ तक धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है एमयू जब तक पॉजिटिव है तब तक टीयू जो है वो घटते हुए दर से बढ़ रहा है। ठीक है, रफ्तार क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसे ही एमयू यहाँ पर शून्य हो जाता है टीयू मैक्सिमम हो जाता है। टीयू कहाँ पर है, अधिकतम पर है। उसके बाद जैसे ही एमयू इधर क्या हुआ, नेगेटिव, वैसे ही टीयू क्या हुआ, घटना शुरू हो गया, टीयू घटने लगा। ठीक है, तो इस तरीके के 3 रिलेशन ध्यान रखने हैं। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहेगा टीयू बढ़ेगा, जैसे ही सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगा टीयू मैक्सिमम पर होगा, जैसे ही सीमांत उपयोगिता इधर नेगेटिव आ जाएगा तो टीयू घटेगा। चलिए ये हो गया फिनिश। अब हम लोग पीछे जा सकते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम लोग एमसीक्यू बढ़ते हैं आगे ही। तो तीनों रिलेशन मैंने एक ही साथ क्लियर कर दिया है, आगे फिर से हम लोग देखेंगे ही, शॉर्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा ही। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग चूंकि सारा एमसीक्यू ही समझने वाले हैं, यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन कौन सा, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, निम्न में किसे गॉसेन का पहला नियम कहते हैं, है ना। गॉसेन का पहला नियम किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। ठीक है, चूंकि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसे जर्मन अर्थशास्त्री गॉसेन ने ही जिक्र पहली बार किया था, और सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम लोग गॉसेन का दूसरा नियम कहते हैं। तो पहला नियम कौन सा है गॉसेन का, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा क्या है, यहाँ पर गॉसेन का ये दूसरा नियम है। ठीक है, दूसरा नियम सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन। गॉसेन का दूसरा नियम कौन सा है, सम सीमांत उपयोगिता नियम। और गॉसेन का पहला नियम कौन सा है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ध्यान रखिएगा, ये गॉसेन ने चर्चा किया था, और गॉसेन जो है वो जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, ये भी बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 5वां। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पिछली बार डाला हुआ था। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिया है डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। हमारा जवाब तो यही सही हो जाएगा। बताते ही रीजन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का 2 फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक तो हम लोग लिखते हैं एम यू इक्वल टू डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा एन भी लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पर डेल्टा क्यू लगाया है इसका मतलब है उपभोग की इकाई में परिवर्तन, और उपभोग की इकाई में परिवर्तन के कारण कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यही इसका डेफिनेशन होगा। यानी कि जो एमयू होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज, किसका, टोटल यूटिलिटी का। ध्यान रखिएगा, यानी कि टीयू में किस दर से बढ़ रहा है या टीयू किस दर से घट रहा है, ये सारा बताएगा कौन, एमयू। दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है कई बार, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। यहाँ पर हम ये शॉर्ट में फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं कैसे, देखिए नाम आ रहा है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, तो हम लोग इसको कहते हैं टुन माइनस 1, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखें यहाँ पर एक और क्वेश्चन है 6ठा, जो कि सीमांत उपयोगिता से ही संबंधित है। अच्छा, उपयोगिता से संबंधित है। उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं क्या है भाई, उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट या साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी से मिलने वाला ना टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस डिफर कर जाता है। ठीक है, जैसे कि ठंड के दिन में हमें ऊनी वस्त्र से ज़्यादा संतुष्टि मिलता है, लेकिन गर्मी के दिनों में यानी कि जैसे ही समय बदल जाता है तो वही ऊनी कपड़ा हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा है ना, मतलब कि हमें उस समय रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, यानी कि उपयोगिता किसी भी वस्तु से कितनी मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। दूसरी चीज़ डिपेंड करेगा कि किस टाइम में उसे कंज्यूम किया जा रहा है, डिपेंड करेगा कि उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कैसा रहा है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि उपयोगिता व्यक्तिपरक होता है, यानी कि हर एक कमोडिटी आपको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे कि इसे हम लिख सकते हैं, तो इससे हम
केवल इसी तरह का सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं ना, इसे भूख तो नहीं मिटा सकते। तो ये हमें जो है वो समझना है कि हर एक वस्तु आपको अलग अलग संतुष्टि प्रदान करेगा, ठीक है। तो इनमें से सभी हमारा जवाब सही निकला, जो कि तीनों आप देख रहे हैं। ये विशेषता किसकी है? उपयोगिता की। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को पूछ सकता है और ये आप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मान करके चलिए इस बार के लिए। उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं RJD एलन और JR हिक्स। ये दो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस थ्योरी का जिक्र किया हुआ था कि उपयोगिता को हम लोग संख्यात्मक रूप में माप नहीं सकते हैं, बस इसे हम रैंक कर सकते हैं। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि हमें संतुष्टि रसगुल्ले से ज़्यादा मिलती है या गुलाब जामुन से। इसी तरह का कंसेप्ट इन लोगों ने दिया हुआ है। सो ध्यान रखिएगा कि क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है? JR हिक्स और RJD एलन ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गणनावाचक, है ना, गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच दिया था किसने? मार्शल ने। ध्यान रखिएगा। और मार्शल का जो है वो जिक्र हमने पहले चैप्टर में भी किया था, ठीक है, ध्यान ही होगा। कौन सा जिक्र किया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है जिक्र किया था वो थे अल्फ्रेड मार्शल, और इनका बुक आया था कब? 1890 में। आप सब लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो किताब का नाम क्या था जिसका जिक्र हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 1890 में वो कौन सा किताब था जो कि मार्शल ने लिखा हुआ था? कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है भाई? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8वां, ठीक है, कि किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? अगर हम वस्तु की सभी इकाइयाँ कंज्यूम कर लें तो उससे हमें क्या मिलने वाला है? टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ये क्या हो जाएगा? कुल उपयोगिता। पकड़ने के तरीके क्या हैं, इसको कैसे जानेंगे सर? तो किसी एक वस्तु की सभी इकाइयाँ कंज्यूम कर लिया गया है तो कुछ ना कुछ हर एक इकाई से संतुष्टि तो मिलता ही है ना। सभी इकाइयों से मिलने वाली संतुष्टि को क्या किया जा रहा है? योग किया जा रहा है, यानी कि जोड़ा जा रहा है। और ध्यान रखिए कि टोटल यूटिलिटी निकलता कैसे है, TU निकलता कैसे है? हर एक इकाई से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम ऐड करते चले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा निकल जाता है TU, ठीक है। इस प्रकार से आप चाहें तो अनगिनत जो है वो इकाइयों को उपभोग कर सकते हैं, आप MUN तक ले जा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? TU इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डॉट डॉट करके MUN तक आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 9वां, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। तो हमने इसके पीछे ही जो डायग्राम वाला बताया था वहाँ से क्लियर किया था कि जब हमारा TU घटने लगता है ना तो उस समय MU की दशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 3 ही रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं कि जब तक MU, है ना, कह लीजिए कि व्हेन MU क्या रहेगा? पॉजिटिव, तब तक TU क्या होगा? बढ़ेगा। और जब MU हो जाएगा 0 तो TU क्या होगा? TU होगा मैक्सिमम, ठीक है, TU क्या होगा? मैक्सिमम। और जब MU हो जाएगा नेगेटिव तो TU क्या होगा? TU घटेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन का अलग ही मजा है। अब ये क्वेश्चन का लेवल जो शुरू हो रहा है वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिंगल कमोडिटी का नहीं बल्कि अब डबल कमोडिटी या 2 कमोडिटी का जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। 2 वस्तुओं का बात करने वाले हैं। ये कौन कौन सी वस्तु होगी भाई? 2 वस्तु, कोई सा भी हो सकता है वैसे। हाँ, लीजिए क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि अधिमान वक्र, है ना, अधिमान वक्र होता है। अधिमान वक्र का मतलब उदासीनता वक्र या आप कह लीजिए समसंतुष्टि वक्र, जिसे हम अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में IC भी कर्व कह सकते हैं, IC कर्व। तो यहाँ देखिए हमारा जो उदासीनता वक्र होता है या फिर अधिमान वक्र होता है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। लेकिन कैसे कहेंगे इसको कन्वेक्स? तो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन कैसे हो रहा है भाई? जनरली ऐसा होता है, सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः ऐसा होता है।
लेकिन चूंकि क्वेश्चन में अगर सामान्यतः शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो उस समय हम लोग सीधे तौर पर ये केवल हम उत्तल नहीं कह सकते, बल्कि ये कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है और सीधी रेखा भी हो सकता है। सो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आईसी कर्व है वो कैसा होता है, तो ये उत्तल होता है, कन्वेक्स होता है। और ये कन्वेक्स होने के पीछे कहानी क्या है, ये हम लोग जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है ना उसमें जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे ही। लेकिन जो आईसी का स्लोप है, ठीक है, स्लोप वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। स्लोप ऑफ आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व का ढाल कौन बताता है, तो ध्यान रखिएगा इसको कहते हैं हम लोग MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। कि हम यहाँ पर ये जानते हैं कि किसी एक वस्तु की एक्स्ट्रा अगर अमाउंट ले लें तो वाई वस्तु की हम कितनी मात्रा जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक्स वस्तु की एक्स्ट्रा अमाउंट लेने के लिए वाई गुड्स का या फिर वाई वस्तु का हम कितना मात्रा और छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो यही बताता है हमारा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। आइए आगे। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजन मत हो जाना। यहाँ पर ऑप्शन हमारा देखिए, ये कंफ्यूज करने वाला ही क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो ध्यान रखिए कि हमने कहा कि जनरली अगर होगा तो उन्नतोदर बनाना है यानी कि कॉन्वेक्स बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि जनरली तो कहा नहीं है तो इसलिए हमारा दोनों के दोनों जवाब सही होंगे, यानी कि ऑप्शन सी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उन्नतोदर को क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा कनकेव, क्या कहते हैं, कनकेव। और उन्नतोदर को कहते हैं कन्वेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। देखिए क्या पूछ रहा है इस बार कि अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है क्योंकि, मैंने अभी जिक्र किया है MRS के बारे में, जो कि MRS क्या बताता है, तो उदासीनता वक्र के ढाल को बताता है। क्या बताता है, उदासीनता वक्र के ढाल को बताता है। तो यहाँ पर अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस घटते हुए चला जाएगा तो उस समय हमारा जो आईसी है वो कन्वेक्स बनता है। कैसा बनता है, ये कन्वेक्स बनता है। आईसी कैसा बनता है, कन्वेक्स। ठीक है, किसकी वजह से, MRS घटने की वजह से। यानी कि जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती भी होती है तो अधिमान वक्र हमारा उन्नतोदर होता है, कन्वेक्स होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन कौन सा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 12। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 12 ऊपर है। चलो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी। बहुत अच्छी बात है ना, मैंने इससे पहले जिक्र किया और देखो एक करके आ भी रहा है क्वेश्चन कि अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी। कब होगी, मैंने सब कुछ समझा दिया आपको कि MRS जो है वो आईसी कर्व का ढाल बताता है। MRS क्या बताता है, स्लोप बताता है, किसका, यानी कि स्लोप बताता है, ये हमारा स्लोप बताता है आईसी कर्व का, स्लोप ऑफ आईसी है ये। ठीक है, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू MRS। ठीक है, तो यहाँ पर जो उदासीनता वक्र है या अधिमान वक्र है वो सरल रेखा कब बनेगा, सीधी रेखा कब बनेगा, तो जब MRS कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर जब स्थिर होगी तो अधिमान वक्र कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये अवतल बने, उत्तल बने या सीधी रेखा बने, ये कभी भी अक्षों को नहीं छुएगी, कभी भी एक्सिस को टच ये नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा बनेगा, ना इधर एक्स एक्सिस को टच करेगा ना इधर वाई एक्सिस को। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा कब बनेगा, जब MRS हमारा जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्थिर होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक नए सिरे से भी देख सकते हैं। ठीक है, एक नए तरीके से भी इसे देख सकते हैं कि जब MRS कांस्टेंट होता है, यानी कि जो ऑप्शन में बात है, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, क्वेश्चन जो है वो आंसर बना सकता है, ऑप्शन बना सकता है। तो ये समझ जाइए कि अगर ऐसा पूछ दे उलट करके कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर जब स्थिर होती है तो उदासीनता वक्र का आकार होता है, तो ऋणात्मक ढाल और एक सरल रेखा होती है। ठीक है, आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बजट रेखा की ढाल कैसी होती है। तो बजट रेखा ना क्या होता है भाई, बजट रेखा एक ऐसा रेखा है जो दो वस्तुओं को खरीदने के लिए अगर कंज्यूमर तैयार है तो ये बताएगा कि कंज्यूमर दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा ले सकता है।
ठीक है, यानी कि परचेजिंग पावर। तो बजट रेखा की ढाल कैसी होती है, तो देख लीजिए इस प्रकार से एक रेखा होता है जो कि देखो y अक्ष पर भी टच कर रहा है और x अक्ष पर भी टच कर रहा है। इस तरीके से दोनों अक्षों को छूते हुए कौन सा लाइन बनता है, बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन इसी प्रकार से बनता है। ठीक है, बजट लाइन कैसा होता है, इसी ढंग से होता है। यही हमारा है बजट लाइन। एक तरफ हम x वस्तु की मात्रा को दिखाते हैं और दूसरी तरफ हम y वस्तु की मात्रा को दिखाते हैं, और ये बताता है हमारा स्लोप कैसा, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, अच्छा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तीसरा जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या कह रहा है कि बजट रेखा का समीकरण होता है। बजट रेखा का इक्वेशन क्या होता है भाई, इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन क्या होगा, तो सही जवाब या इसे देख लीजिए एक बार कि मनी इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ यहाँ पे वाई। अच्छा हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एम यानी कि मनी इनकम इक्वल टू प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। यानी कि हम देखिए खर्चा किसी वस्तु पर कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु का कुछ ना कुछ तो मूल्य होगा, मान लीजिए इस वस्तु का कुछ ना कुछ मूल्य है, अब इसकी मात्रा कितना हम खरीद सकते हैं, है ना, वो यहाँ पर लिया गया है। प्लस में क्या, यहाँ पर दूसरी वस्तु का भी कुछ ना कुछ मूल्य होगा और दूसरी वस्तु की भी मात्रा कुछ ना कुछ होगा। इस तरीके से यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है अभी, लेकिन इसको चेंज भी कर सकता है, ऐसे लिख सकता है कि मनी इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई। तो ये हमारा जो है बजट लाइन का इक्वेशन है। ये कैसे आता है ये इक्वेशन बताएंगे आगे वाले जो है वो वीडियो में। और यहाँ पर देखिए अगर प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लेते हैं तो एक्स वस्तु पर किया गया खर्च निकल जाता है, यानी कि क्या निकलता है हमारा खर्च, किस पर खर्च, एक्स वस्तु का मूल्य है, एक्स वस्तु की मात्रा है, तो एक्स वस्तु का मूल्य और मात्रा को अगर हम गुना करते हैं तो एक्स वस्तु पर किए गए खर्च को हम पता लगा सकते हैं। इसी ढंग से एक्स वस्तु का नहीं बल्कि यहाँ पर वाई वस्तु का मूल्य है और वाई वस्तु की मात्रा है, दोनों को अगर गुना कर लिया जाए तो ये भी हमारा खर्च निकल रहा है, लेकिन किस पर, वाई वस्तु पर किया गया खर्च। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी जब, विवर्तित होने का मतलब है शिफ्ट होना। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से जो है वो दूसरे जगह खिसकाव आ जाता है। किधर बोल रहा है, बाईं ओर। ठीक है, किधर बोल रहा है, लेफ्ट साइड बोल रहा है कि खिसकाव आ जाता है, या फिर कह लीजिए उसमें विवर्तित हो जाती है लेफ्ट साइड। तो जैसे कि बजट लाइन हम लोग देख चुके हैं, इस ढंग से हमारा बजट लाइन होता है दोनों अक्षों को छूते हुए। और अगर ये बजट लाइन मान लो कि ए से लेकर के हमारा यहाँ बी है, ठीक है, ए से बी तक हमारा बजट लाइन है, ये ओरिजिन है। अब बजट लाइन अगर बाईं तरफ कह रहा है इस ढंग से इधर खिसक रहा है, इधर लेफ्ट साइड में, तो कब ऐसा हो सकता है, तो ये तभी होगा जब हमारे पास आमदनी कम हो जाता है। यानी कि पहली बात कि ये ए बी जो दिखा रहा है वो एक कंज्यूमर का परचेजिंग पावर दिखा रहा है, हकीकत में बात करें तो औकात, खरीदने की औकात। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कह दें कि ए डैश बी डैश पर आ गया हमारा कंज्यूमर, तो क्यों आया ऐसा, यानी कि पहले की अपेक्षा पहले तो एक्स वस्तु को इतना खरीद सकता था, वाई वस्तु को इतना खरीद सकता था, लेकिन अब कम खरीद पा रहा है दोनों को। क्यों, क्योंकि इसके पास आमदनी कम हो गई। यानी कि उपभोक्ता की जब आय में कमी हो जाती है तो बजट रेखा पहले की अपेक्षा बाईं ओर विवर्तित हो जाती है। विवर्तित को अंग्रेजी में हम लोग कह रहे हैं क्या, शिफ्ट हो जाना। क्या कह रहे हैं, शिफ्ट। ठीक है, चलिए अच्छा दाईं ओर कब जा सकता है, अगर बाईं ओर जा रहा है जब इनकम घट रहा है, लेकिन दाईं ओर कब जाएगा, यानी कि हम कह दें इसी में बना देते हैं। लो अगर हम इसको दाहिनी तरफ की बात कर रहे हैं कि इधर जो है खिसकाव आ गया बजट रेखा में, यानी कि ए डबल डैश बी डबल डैश पर आ गया, तो ऐसा कब होगा, जब आमदनी बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर जो है पहले की अपेक्षा दोनों ही वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद सकता है, खरीद रहा है नहीं, खरीद सकता है, यानी कि उसकी औकात ज़्यादा हो गई। चलिए तो ये होता है यहाँ पर परचेजिंग पावर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अधिमान वक्र के अनुसार, है ना,
अधिमान वक्र के अनुसार यानी कि इंडिफरेंस कर्व के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह रहा है, लेकिन टू कमोडिटी के केस में कह रहा है, दो वस्तु के संदर्भ में बात कर रहा है। तो इसके यहाँ पर तो जवाब वैसे तो देखें हम तो दो जवाब बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिए। इसे हम कहते हैं क्या, एक कंज्यूमर ना दो वस्तु का उपभोग कर रहा है, एक्स और वाई मान करके चलिए। तो यहाँ पर एक हमने मान लो कि बजट रेखा खींच लिया, ए बी बजट रेखा है और यहाँ पर ओरिजिन है, और हम इस पर अधिमान वक्र भी बनाते हैं, मतलब कंज्यूमर मैक्सिमम यहाँ तक खरीदारी कर सकता है, मैक्सिमम इस लाइन पर। तो कोई भी बताइए कि इंडिफरेंस कर्व अगर हम ऐसे खींच दें तो क्या इस पर सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर लेना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। एक रैशनल कंज्यूमर चाहता है कि भैया मेरा सारा पैसा भले ही खर्च हो जाए लेकिन मुझे अच्छा संतुष्टि मिलना चाहिए, है ना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट बता क्या रहा है कि कंज्यूमर की औकात इतनी है, ये देखिए कंज्यूमर की औकात यानी कि बजट लाइन, कंज्यूमर यहाँ तक खरीद सकता है लेकिन खरीद कहाँ रहा है? इस पॉइंट पर। इसका मतलब है कि जितना उसके पास पैसा है उसकी तुलना में वो कम खर्च कर रहा है, अभी भी उसके पैकेट में पैसे बचे हुए हैं, तो वो यहाँ पर नहीं चाहिए। कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम कि अपना सारा पैसा खर्च कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करें। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि बजट रेखा पर ही कहीं ना कहीं इंडिफरेंस कर्व टच करते हुए इस प्रकार से जाए, और इसी को हम लोग नाम देते हैं आईसी कर्व। क्या किया? बजट लाइन को थोड़ा यहाँ स्पर्श किया या फिर छुआ, और यहाँ जहाँ पर बजट लाइन यानी कि बजट रेखा और कह लीजिए कि आईसी कर्व दोनों ने टच किया एक दूसरे को, यही होता है दोनों का स्लोप इक्वल। तो स्लोप मतलब हमने पहले से ही जिक्र किया हुआ है, जो आईसी का स्लोप होता है वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, और दो वस्तु चूंकि होता है, इधर एक्स वस्तु एक्स एक्सिस पर है ना, और वाई एक्सिस पर वाई वस्तु, तो इसलिए यहाँ पर एमआरएस के साथ में एक्स एंड वाई जो लिखा गया है ये वस्तु का नाम है, यानी कि एक्स और वाई वस्तु के लिए यहाँ पर क्या है? एमआरएस। तो इस जगह पर आईसी का जो स्लोप बता रहा है वो कौन है? एमआरएस। और जो पी एक्स बाई पी वाई लिखा हुआ है किसका स्लोप हो सकता है बताइए? यह है स्लोप बजट रेखा का। तो बजट रेखा का अगर स्लोप कोई पूछे तो ये होता है पी एक्स बाई पी वाई। ये कैसे फॉर्मुलेट होता है लॉन्ग क्वेश्चन में जाकर के हम लोग जरूर देखेंगे, और चूंकि इस ढाल क्या है? नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन जगहों पर दोनों का क्या स्लोप क्या हुआ? इक्वल। एक बात तो निकल के आ गया। दूसरा क्या है कि अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, यानी कि कन्वेक्स होती है। तो कन्वेक्स तो हो ही रहा है, कनकेव तो नहीं हो रहा है इस बिंदु पर ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोनों शर्तें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं कि एक उपभोक्ता अधिमान वक्र के अनुसार तभी संतुष्टि में रहेगा जब आईसी कर्व क्या होगा? उत्तल होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, जब बजट रेखा और उदासीनता वक्र दोनों का ढाल क्या होगा? इक्वल होगा। उसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, दो वस्तु की अवस्था में। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 18 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पिछली बार मॉडल क्वेश्चन में डाला हुआ था, मैंने देखा इस क्वेश्चन को कि एक उपभोक्ता के पास दो वस्तु आम है और दूसरी बात केला है के दो संयोग। यहाँ पर देखो पहला संयोग क्या दिया हुआ है? एक संयोग का नाम है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक संयोग दिया हुआ है ए, और इसके अंदर क्या है? इस यानी कि बंडल कह सकते हैं इसको। तो इस बंडल में 5 आम है। कितना आम है? 5 आम है, ठीक है, 5 आम, और साथ साथ में क्या है? 2 केला है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 केला भी है, ठीक है। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया, लिखना जरूरी है तभी समझ में आएगा। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन बी दिया हुआ है, संयोग बी, इसके अंदर क्या है? तो यहां पर है क्या हमारा? 5 आम और 3 केला, यानी कि आम उतना ही है जितना पहले था। तो 5 आम फिर से लिया जा रहा है, और क्या यहां पर देखिए आम तो हो गया, प्लस में केला कितना? 3, यानी कि आम की मात्रा को कम नहीं किया कंज्यूमर ने, है ना, लेकिन केला की मात्रा बढ़ा लिया। क्या ऐसा सोच करके देखिए वास्तव में संभव है अगर हम लिमिटेड इनकम की बात करें? चूंकि एक सीमित आय से, यानी कि एक कंज्यूमर के पास जितना पैसा था सब खर्चा करके पहले संयोग ये खरीद रहा था, अब उतना ही पैसे से क्या या जो है पॉसिबल है कि कंज्यूमर जो है इस बंडल को खरीद सके जिसमें कि 5 आम हो जाए उसको, और कम से कम जो है 3 केले आ जाए? मुश्किल है, क्योंकि कंज्यूमर इस संयोग पर अपना सारा पैसा खत्म करके 5 आम और 2 केला ही ले पा रहा था। लेकिन अब आम की संख्या घटाया ही नहीं, तो फिर केले की मात्रा को कैसे बढ़ा सकता है? तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ये कथन क्या है
ये कथन क्या कह रहा है, सो ध्यान से देखिए आगे। उपभोक्ता दोनों संयोग के बीच तटस्थ होगा, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग में भी आएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन है? मांग को प्रभावित करना या निर्धारित करने वाला कारक या तत्व एक ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो गाड़ी बनाना जानता है वही तो गाड़ी बिगाड़ना भी जानेगा, वही तो स्थिति यहाँ पर भी है। जो मांग को प्रभावित करता है, मांग को प्रभावित करने का मतलब क्या हुआ? या तो किन्हीं कारणों से मांग बढ़ जाता है या फिर किन्हीं किन्हीं कारणों से मांग घट जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये कौन कौन से कारक हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, पहला दिया है प्राइस। ये बिल्कुल मांग को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो ये होता है उसी वस्तु का कीमत या उसी वस्तु का मूल्य। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्या है, आय में परिवर्तन। अगर उपभोक्ता की आमदनी बढ़ती है या फिर घटती है तो बिल्कुल उसका मांग भी प्रभावित होगा, अभी देखेंगे एक एक करके। उसके बाद क्या है, उपभोक्ता की रुचि। तो उपभोक्ता की रुचि जिस वस्तु के प्रति ज्यादा होता है, कंज्यूमर उसका डिमांड ज्यादा करता है, और जहां कहीं भी किसी वस्तु के प्रति रुचि में गिरावट आया, कंज्यूमर उस चीज को कम खरीदेगा। तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि उपभोक्ता कीमत की वजह से भी डिमांड को घटाता बढ़ाता है, आय में परिवर्तन की वजह से भी मांग को घटाता बढ़ाता है, बिल्कुल सही। और यहां पर क्या कह रहा है, उपभोक्ता की रुचि में कमी हो जाने की वजह से भी जो है वो मांग प्रभावित हो सकता है, और किसी वस्तु के प्रति ज्यादा रुचि आ जाए तब भी मांग प्रभावित हो सकता है। कैसे होगा, ध्यान से। अगर हम कह लें कि एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो मांग के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाए तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। और क्या, अगर हम एक्स वस्तु का मूल्य कम कर दें तो यहाँ पर एक्स वस्तु का मूल्य कम हो जाने की वजह से उसकी मांग में वृद्धि आ जाएगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि मूल्य और मांग कैसा संबंध दिख रहा है दोनों में, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक संबंध दिख रहा है। एक वेरिएबल हमारा है वस्तु का मूल्य, दूसरा वेरिएबल कौन सा है, वस्तु की मांग। और यानी कि वस्तु की मूल्य और मांग में कैसा संबंध दिख रहा है, विपरीत संबंध दिख रहा है। तो जब मूल्य और मांग में विपरीत संबंध दिखे, ध्यान रखिए, इसे हम सामान्य वस्तु कहते हैं, सामान्य वस्तु कहते हैं। और यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ गया और उसे अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा खरीदा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वस्तु जो है सस्ती हो गई और उस वस्तु की डिमांड भी पहले की अपेक्षा कम किया जा रहा है। तो ऐसा किस वस्तु का होता है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। इसे हम लोग कहते हैं गिफिन गुड्स। ठीक है, रॉबर्ट गिफिन के नाम पर ही इस वस्तु का नाम रख दिया गया है। सो ध्यान रखिएगा, गिफिन गुड्स कोई वस्तु का नाम नहीं है। ये सिचुएशन को ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति लागू हो जाती है कि मूल्य बढ़ गया और वस्तु का मांग भी बढ़ रहा है, मूल्य घट गया और वस्तु का मांग भी घट रहा है, यानी कि मूल्य और मांग में जब सीधा सीधा संबंध पाया जाए तो हम उसे गिफिन गुड्स कहते हैं। ये रॉबर्ट गिफिन के नाम पर ही दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दूसरा, ये तो समझ में आ गया। अब भी हम लोग बात किए क्या कि मूल्य और मांग में अगर सीधा संबंध हो जाएगा तो हम लोग देखें यहाँ गिफिन वस्तु कह रहे थे, लेकिन मूल्य और मांग में अगर विपरीत संबंध है तो सामान्य वस्तु कह रहे थे। ऐसी स्थितियां यहाँ पर भी दो तरीके से देखने को मिलेगा, आमदनी को लेकर के भी। ठीक है, अगर देखें कि किसी कंज्यूमर की आमदनी या इनकम बढ़ गया है और वो कुछ वस्तुओं की, चूंकि देखिए कंज्यूमर हमेशा से ना इनकम बढ़ने से डिमांड नहीं बढ़ाता है, कुछ कुछ वस्तुओं की डिमांड घटाता भी है। तो यहाँ पर अगर किसी कंज्यूमर का आमदनी बढ़ गया तो और उस वस्तु की डिमांड वो ज़्यादा करने लगा है तो यहाँ पर वो हो जाएगा सामान्य वस्तु। ध्यान से सुनिए, आय बढ़ने से अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ी है और आय घटने से किसी वस्तु की डिमांड घटी है तो इसे हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स, यानी कि सामान्य वस्तु कहते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, नॉर्मल गुड्स कहते हैं। कब, जब मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं, आय की बात कर रहे हैं, यानी कि आय और मांग में जब सीधा सीधा संबंध पाया जा रहा है तब नॉर्मल गुड्स है। लेकिन कीमत के साथ मैंने क्या कहा था कि अगर एक्स वस्तु का प्राइस बढ़ा है और यहाँ पर एक्स का जो है वो डिमांड घटा है, और क्या एक्स का जो है प्राइस घटा है और इसका डिमांड बढ़ा है, तब
ये सामान्य वस्तु था, यानी कि मूल्य और मांग में विपरीत संबंध था तब सामान्य वस्तु, लेकिन आय और मांग में सीधा संबंध है तब सामान्य वस्तु। कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहाँ पर देखिए उसके अलावा क्या, ये देखो आय और मांग में भी तो सीधा सीधा संबंध दिखा, सामान्य वस्तु बोले, लेकिन इसमें विपरीत संबंध भी होता है। कुछ वस्तुओं को ना हम लोग आमदनी बढ़ने के साथ उसकी मांग को घटाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है बताते हैं। देखो आमदनी तो बढ़ गया, लेकिन कुछ कुछ वस्तुओं की हम डिमांड को कम भी कर देते हैं, और आमदनी कम होने पर पुनः उस वस्तु की मांग हम ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, आमदनी बढ़ने से कुछ चीज़ें हमें जो है पसंद उतनी नहीं आने लगती, चूँकि हमारी इनकम मान लीजिए कि 5,000 से 50,000 इस प्रकार से हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इनकम बढ़ने के साथ हम लोग सुपीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। ऐसे प्रोडक्ट कुछ जो हमें लगता है कि नहीं क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, बड़ा है ना, इसमें गुण को हम लोग ज़्यादा यानी कि प्रायोरिटी देने लगते हैं, उस समय हम लोग उस वस्तु की डिमांड बढ़ाते हैं इनकम बढ़ने के साथ। तो हम लोग मान करके चलते हैं कि किसी व्यक्ति का आमदनी अगर है ना 1 लाख रुपए है, तो उस समय वो बाइक से चल रहा होता है, ठीक है। 1 लाख रुपए जो है वो जब इनकम है तो बाइक से चल रहा है, लेकिन जब उसी व्यक्ति का इनकम 1.5 लाख रुपए हो जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, 1.5 लाख जब इनकम हो जाती है उसकी, तो वो बाइक की डिमांड को घटा करके 4 व्हीलर की डिमांड बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, बाइक की डिमांड को घटा दिया कब, इनकम बढ़ने के साथ। तो इसीलिए कहते हैं कि आय बढ़ने से जब कुछ वस्तुओं की डिमांड घटा दी जाए, या फिर आय घटने से कुछ वस्तुओं की डिमांड बढ़ा दी जाए, तो इसे हम लोग इन्फेरियर गुड्स कहते हैं, ठीक है, इन्फेरियर गुड्स कहते हैं। और हिंदी में इसे हम तुच्छ वस्तु कहेंगे या फिर निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आय और मांग के बीच कैसा संबंध है, तो यहाँ पर ऋणात्मक सहसंबंध है, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन बना हुआ है। चलते हैं आगे, ये तो नॉमरिकल है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र कितना दिया हुआ है 10 - 5p, ठीक है। देखो नॉमरिकल कैसे बनेगा, सो मांग वक्र दिया है d = कितना 10 - 5p। अच्छा d नहीं भी लगा रहता कभी कभी, ये भी ध्यान देना। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो d = कितना दिया हुआ है, d = दिया है 10 - 5p, ठीक है। तो वस्तु की क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी। ये तो सरल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। पी के जगह पर आपको जो मूल्य दिया है ना यहाँ पे 1 रुपये, वो पुट कर देने हैं, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पर क्या करना है, 1 को मल्टीपल कर देना है 5 से, यानी कि 10 में से हम 5 माइनस कर देंगे। डिमांड कितना हो रहा है 10 यूनिट, यानी कि हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, अच्छा 5 हो जाए, यहाँ पर 5 होगा, 5 होगा यहाँ पे, यानी कि हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने हैं। हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर कई बार डी नहीं लिखता है, डी नहीं लिखेगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि मांग वक्र है या नहीं है, तो पता चलेगा यहाँ पर इक्वेशन में कहीं ना कहीं माइनस लगा रहेगा, ठीक है। और अगर सप्लाई का दिया रहेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा लिख देता है कि Q = जो है वो 10 है -2p है, तो बताइए कि मांग की मात्रा क्या होगी। तो हम समझते हैं Q का मतलब यहाँ पर क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांग की गई मात्रा। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में यहाँ पर प्लस लगा दिया जाए तो ये पूर्ति का जो है वो समीकरण बन जाता है, ठीक है, किसका, सप्लाई का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या 21, ठीक है। क्या कह रहा है भाई कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कॉफी और चाय यहाँ पर किस तरह की वस्तु है, पहले इसके नेचर को समझते हैं। 2 वस्तु चुकी है, कॉफी और चाय, ठीक है, 2 वस्तुएं हैं। और क्या, एक वस्तु का मूल्य दिया है और दूसरी वस्तु की मांग पूछ रहा है। तो हम ये जानते हैं कि अगर चाय और कॉफ़ी की बात है तो इसका मतलब चाय ना मिले कभी कभी हमें तो कॉफ़ी से काम चला सकते हैं, कॉफ़ी ना मिले तो चाय से काम चला सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ये वस्तुएं जो ना एक दूसरे का क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कैसा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि नज़दीकी प्रतिस्थापक वस्तु है आपस में, चाय और कॉफ़ी। तो एक का मूल्य जब बढ़ जाएगा ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कॉफ़ी का मूल्य बढ़ गया है, तो कॉफ़ी का मूल्य बढ़ते हुए देख करके कंज्यूमर क्या करेंगे, चाय की डिमांड बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, चाय की मांग बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर
पूरक वस्तु का भी एग्जाम्पल दे सकता है, आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। यहां पर देखिए 22 में क्या कह रहा है कि ऐसी वस्तु है ना, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर, मेन बात यहीं पर है, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है। अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर चाय और कॉफ़ी की बात वही है, यानी कि कॉफ़ी और चाय एक दूसरे का क्या है, प्रतिस्थापक वस्तु है या फिर स्थानापन्न वस्तु है। दोनों नाम इसके हैं हिंदी में, स्थानापन्न वस्तु बोलिए या प्रतिस्थापक बोलिए या निकट प्रतिस्थापक वस्तु बोलिए, क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण हैं, लीजिए भाई, बड़ा शौक चढ़ा है इसको, क्वेश्चन जो है वो लगातार एक ही टाइप के हैं। देखिए स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, क्या चाय और कॉफ़ी, बिल्कुल। चाय तथा चीनी, नहीं, ये क्या हो जाएगा आपस में, पूरक वस्तु हो जाएगा। क्या है, पूरक वस्तु है, यानी कि दोनों जो है चीज़ें मिल करके कोई एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। अच्छा, दाल और रोटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाल ब्रेड क्या हो जाएंगे आपस में, पूरक वस्तु हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन चाय तथा कॉफ़ी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तु हैं। आगे बढ़ते हैं। लीजिए पूरक वस्तु का इधर क्वेश्चन डाल दिया है। पूरक वस्तु के उदाहरण हैं। पूरक वस्तु किसे कहते हैं, जब दो वस्तुएं मिलकर के किसी एक ही तरह के उद्देश्य को पूरा करते हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल भाई, चाय तथा चीनी, बिल्कुल सही जवाब है। जूते तथा जुराब, ये भी तो है जूता और मोजा आपस में क्या होता है भाई, ये भी पूरक वस्तु होता है। कार और पेट्रोल, ये भी क्या होता है, पूरक वस्तु। कलम तथा स्याही, ये भी पूरक वस्तु है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अच्छा, पीछे जो है डिजिटल बोर्ड प्लस ये है ना पेन, क्या हो जाएगा आपस में, ये आपस में हो जाएंगे पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए दोनों मिलकर के एक ही उद्देश्य हमारे पूरे कर रहे हैं, ठीक है, लिखने में हेल्प हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 25, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि मांग में संकुचन होगा। बड़ा आराम क्वेश्चन से बनाइए, बड़ा आराम से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांग में संकुचन होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मांग का संकुचन क्या होता है भाई, कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, मान लीजिए एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ गया और इसकी वजह से एक्स वस्तु की मांग अगर घट जाती है तो इसे हम मांग में संकुचन कहते हैं। लेकिन बात को ध्यान रखिए, सीधे सीधे नहीं कहना है। यदि अन्य बातें समान रहे तो, यानी कि ना कंज्यूमर का इनकम बदल रहा है, ना समय और मौसम बदल रहे हैं, ना ही यहाँ पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट हमें मांग को प्रभावित कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें स्थिर हैं, उपभोक्ता का मानसिक स्थिति भी नहीं बदल रहा है, सब कुछ स्थिर होते हुए अगर किसी वस्तु का मूल्य केवल बढ़ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से मांग घट गया, तब इसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। ध्यान से समझ में आ गया या नहीं। पहले बात हमने क्या कहा, अन्य सारी बातें स्थिर हैं, जैसे कि कंज्यूमर का इनकम भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर समय और मौसम भी नहीं चेंज हो रहा है, ना ही विज्ञापन में कोई परिवर्तन आया है, ना ही उपभोक्ता की रुचि जो है परिवर्तन आया है, कुछ भी नहीं बदल रहा। सिर्फ क्या बदल रहा है, तो यहाँ पर प्राइस बदल रहा है, किसका, एक्स वस्तु का। अगर एक्स वस्तु का मूल्य बढ़े और उसकी वजह से मांग घट जाए, तब हम इसे मांग का संकुचन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार कि मांग में संकुचन होगा जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के लिए देखो ना, कीमत बढ़ती है और मांग बढ़ती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस वस्तु के बारे में पूछा जाएगा तो यही तो है हमारा गिफिन गुड्स, जो मैंने कुछ देर पहले ही जिक्र किया था। गिफिन गुड्स यही है, कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ जाती है, बोला ना, तो ये गिफिन गुड्स है। कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, नहीं, इसे हम लोग मांग में कमी कहते हैं। नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, इसे हम लोग केवल मांग में कमी कहेंगे। चूंकि कीमत तो स्थिर है, फिर मांग क्यों घटा होगा, चूंकि कंज्यूमर का इनकम घट गया होगा, पॉपुलेशन घट गए होंगे, समझ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि कीमत यहाँ पर अगर स्थिर रहा और उसकी वजह से भी मांग घट रही है, तो इसे हम सिर्फ मांग में कमी कहेंगे, संकुचन नहीं कहेंगे इसे। नाम देखिए, मांग में कमी केवल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आने की जो मांग कम हो रहा है वो प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, अदर चीज़ों की वजह से हो रहा है, इसलिए कहेंगे मांग में कमी। समझ आया। और अगर मूल्य बढ़ने की वजह से मांग घट रही है,
तब हम इसे कहते हैं क्या, संकुचन, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अच्छा, डायग्राम में आप दिखाएं तो कैसा दिखा सकते हैं, आगे जिक्र करेंगे ही हम इन चीज़ों पर। अगला क्वेश्चन देखो, 26वें नंबर में क्या कह रहा है कि मांग की कीमत लोच का अर्थ है। तो मांग की कीमत लोच होता क्या है ना, कि मूल्य बढ़ जाने से मांग में कितना परिवर्तन आया, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। हम लोग अंग्रेजी से लिख सकते हैं शॉर्ट में ऐसे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, है ना, क्या, प्राइस चेंज इन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस। इन दोनों का रेशियो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। यानी कि कीमत में परिवर्तन पहले होगा और उसकी वजह से बाद में परिवर्तन किस में आएगा, मांग में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये किस तरह का कथन होगा, पूछता है कि मांग की लोच का कथन कैसा है, गुणात्मक या मात्रात्मक या दोनों। तो गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, जिक्र हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। लो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मांग की लोच से, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच की प्रकार वैसे तो 3 होती है ना, कौन कौन सा होता है, मांग की कीमत लोच, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे कहते हैं, कीमत लोच कह लीजिए, मांग की कीमत लोच। दूसरा है मांग की आय लोच, ठीक है। उसके बाद क्या है, मांग की आड़ी लोच, आड़ी मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मांग की आड़ी लोच। 3 ही टाइप के हैं, मांग की कीमत लोच, है ना, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो चाय और कॉफ़ी की बात कर रहे थे ना, इसी में आएगा वो। अब हम लोग देखें, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने प्रकार की होती है। तो वैसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, जैसे कि मांग की लोच की कितनी श्रेणियां होती है, श्रेणियां, डिग्री जानी की, तो हम लोग पढ़ते हैं पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, समलोचदार, सापेक्षिक लोचदार और सापेक्षिक बेलोचदार। तो 5 प्रकार होगा। श्रेणियां नहीं पूछा है, ध्यान से देखिएगा। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, प्रकार पूछ रहा है तो 3 होगा, कीमत लोच, आय लोच, आड़ी लोच। लेकिन पूछेगा अगर क्या कि कितनी श्रेणियां होती है, तो श्रेणियां 5 होती है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या, 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि मांग वक्र कीमत अक्ष मतलब y अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच होगी। ठीक है, अगर कोई जो है वो मांग की रेखा कैसा बना हुआ है, y अक्ष के समांतर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखिए, वैसे तुम लोग जानते हैं कि मांग की रेखा कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऋणात्मक ढाल नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है कि यदि मांग वक्र कीमत अक्ष किसको कहते हैं, y अक्ष को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइस एक्सिस जो है y एक्सिस को बोलते हैं, क्योंकि इस पर प्राइस मेंशन किया जाएगा। यहाँ ओरिजिन है और इधर हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी एक्सिस, यानी कि मात्रा अक्ष। ठीक है, क्योंकि इधर हम लोग मांग की मात्रा को लिखते हैं, तो इसको कहेंगे क्वांटिटी एक्सिस। तो मांग की रेखा कैसा है, y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष तो ये है और x अक्ष ये है, तो y अक्ष के समांतर ही अगर कोई जो है मांग की रेखा बन जाए, तब हम यहाँ पर कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, यानी कि शून्य लोच हो जाएगा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पर y के जगह अगर कह दे कि मांग वक्र मात्रा अक्ष, कीमत अक्ष के जगह क्या बदल दे, मात्रा अक्ष, और यहाँ पर कर दे x अक्ष के समांतर है, तो मांग की लोच क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर मांग की लोच ऐसे जो है वो हम देखें कि मांग की रेखा x अक्ष के बिल्कुल समांतर है, यहाँ पर लिख दिया dd, यानी कि डिमांड कर्व देखो कैसे है, बिल्कुल सोया हुआ है, किस पर, लग रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल में ही है, तब हम इसकी इलास्टिसिटी अनंत कहेंगे, यानी कि इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जब मात्रा अक्ष के समांतर होगा मांग की रेखा तो अनंत लोचदार, y अक्ष के समांतर होगा तो शून्य लोचदार। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए पूर्णतः लोचदार। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार इसका नाम है, पूर्णतः
बेलोचदार, मतलब कि प्राइस में जो है वो मान लीजिए कि यहाँ पर से यहाँ हो जाता है, यहाँ से यहाँ हो जाता है, घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, प्राइस तो चेंज हो रहा है बट डिमांड पर, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना मांग बढ़ा ना मांग घटा। इसमें उल्टा है, इसमें क्या है कि प्राइस जो है यहाँ पर मान लीजिए कि कभी इतना है, ठीक है, ये प्राइस कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर कभी मांग है, कभी मांग इधर है बढ़ रहा है, कभी मांग इधर घट रहा है, लेकिन मूल्य किसी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, अनंत हो जाती है, क्योंकि मांग में खूब परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, मांग जहीं का तहीं टिका हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन संख्या कौन सा हो जाएगा, 29, ठीक है। टोटल 32 क्वेश्चन ही है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से, यदि किसी वस्तु की कीमत में कितना बोल रहा है, 5% की वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में 12% की कमी होती है, तो मांग की लोच का मान क्या होगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है, एकदम बच्चे वाले सवाल हैं। हमने यहाँ पर लिखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, ईडी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q% डिवाइडेड बाई डेल्टा P%, यानी कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और दोनों तो प्रतिशत में ही दिया है। सो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि, अब आपको पता है कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो मांग तो घटेगा ही ना भाई, मांग के नियम के अनुसार। तो इसलिए कीमत में अगर वृद्धि बता रहा है तो मांग में पक्का कमी आएगा, तो लिखा भी है, ठीक है। तो कीमत में कितना प्रतिशत का वृद्धि बोल रहा है, 5, तो लीजिए कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना है, 5, और मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, देखो 12, तो ऊपर में कर दीजिए 12। इसको क्रॉस करिए, जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी कट करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम इसे कट कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल समझिए। इसको भाग दीजिए, 12 को 5 से कैसे देंगे आप, 2 से, ठीक है। कितना बचने वाला है, 2, यहाँ पर कितने आने वाले हैं, 0, यानी कि यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, 4, ठीक है। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, 2.4। समझ आ गया, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। लेकिन अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं डालता, ये सब कोई भी डिजिट नहीं डाल करके, कई बार पूछता है कि सापेक्षिक लोचदार है कि सापेक्षिक बेलोचदार है कि समलोचदार है, बताइए। तो ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी हम इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट करते हैं ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच, और हमारा एक से अधिक आंसर आ जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो उस समय हम इसे कहेंगे सापेक्षिक लोचदार मांग, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। मांग में अधिक लोच हुआ है, या फिर इकाई से अधिक लोचदार कह सकते हैं, क्योंकि इकाई से अधिक आया, देखो 1 से अधिक आया आंसर, तो अधिक लोचदार मांग कहेंगे, मोर इलास्टिक डिमांड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 32। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का मांग फलन यानी कि D = 1/P है, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच होगी, क्या होगी। यहाँ पर देखिए मांग फलन क्या दिया है, D = 1/P, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच होगी। तो D = कितना दिया भाई, 1/P, ठीक है। यानी कि जब भी कभी आंसर हमारा आएगा तो 1 से कम ही आएगा। ऊपर में चूंकि देखिए 1 है और नीचे में कुछ भी डालेंगे हम 1 से कम ही आएगा प्रत्येक बिंदु पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, क्या कह रहा है कि यहाँ लिखा है 1/P, इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम जो इलास्टिसिटी है वो 1 आ सकता है, और P का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जब कभी भी वैल्यू 1 रख दिया जाएगा तो 1/1 मतलब 1, या फिर 1 से अधिक रह गया तो 1 से कम ही आने वाला है। तो जनरली ये क्या होता है, इकाई से कम होता है, ठीक है, जनरली इकाई से क्या होगा, कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेकिन एक क्वेश्चन, हाँ एक इसमें बात है थोड़ा सा फॉर्मूले में ही, कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु की मांग फलन D = दिया है कितना, 1/P, D = क्या बोल रहा है, D = बोल रहा है 1/P, D = 1/P, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर ना, ये एक पॉइंट इसको पकड़ना भाई, है ना, इसके अनुसार ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक बिंदु पर, इस पर फोकस करना है,
प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, तो 1 होगा। प्रत्येक पर पूछ रहा है तो 1 होगा। क्यों होगा बताते हैं। स्ट्रेट लाइन का ये दिया हुआ है, यानी कि डिमांड कर्व जब सीधा रहेगा तब की बात कर रहा है, ठीक है। कंडीशनल है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम इसको बिल्कुल हम स्ट्रेट ले रहे हैं, जैसे कि ये रेखा दिया हुआ भी है ना, देखो बिल्कुल दिया हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई मांग की रेखा इस प्रकार से है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, सटा करके भी, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी लो। तो इसके यहाँ पर लोच क्या होगी, यहाँ पर लोच क्या होगी, यहाँ पर कितना लोच होगा, हर एक पॉइंट पर इसका अलग अलग बदलता है। लेकिन क्या करा है कि अगर 1/P दिया हुआ है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, तो उस समय प्रत्येक बिंदु पर 1 होने वाला है आपका। डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इसके ऊपर कहानी, ठीक है। हर एक पॉइंट पर वैसे पॉइंट तो बदलता है हमारा, तो इलास्टिसिटी बदलेगा, लेकिन 1/P कह दिया है तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इकाई के बराबर लोच होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 31, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है। देखो क्या कह रहा है कि आवश्यक वस्तु, आवश्यक मतलब नेसेसरी कमोडिटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, जिसे खरीदना ही खरीदना है ना, जैसे कि नमक, दाल, चावल, ये सब क्या है, अनिवार्य वस्तु हैं, जिसे हम आवश्यक वस्तु भी कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि आवश्यक वस्तु की कीमत लोच होती है तो 1 से कम लोच होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों, सोच करके देखिए कि नमक का अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्या बहुत तेजी के साथ डिमांड घटा दोगे, बिल्कुल नहीं। डिमांड घटाओगे जरूर महंगाई देख करके, लेकिन बहुत तेजी से नहीं घटाओगे, कम से कम 2-4 दिन के लिए जरूर डिमांड करके लाओगे खरीद करके। तो ऐसी सिचुएशन रहती है। इसका मतलब कि हम बहुत तेजी के साथ मांग को नहीं घटा सकते, यानी कि जिस रफ्तार से आपका प्राइस चेंज होगा, इसका बढ़ेगा, मान लो बहुत तेजी के साथ बढ़ गया नमक का दाम, तो डिमांड तो घटेगा पक्का है, लेकिन डिमांड जो है वो धीरे धीरे जो है वो डिमांड घटेगा। लेकिन देखो प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है, हम डिमांड को धीरे धीरे क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है ये जो हमें रोज के हिसाब से खरीदना होता है, यानी कि अनिवार्य वस्तु है, इसके बिना हम नहीं जी सकते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं, आखिरी क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा, शराब की इलास्टिसिटी क्या हो सकती है, अगर हम उसे भी इसी केस में लें कि अनिवार्य वस्तु तो वो भी है, कहते हैं ना लोग, जब तक पिएंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं, तो वही वाली हालत, उसकी भी इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से कम होगी, ठीक है। यहाँ देखो आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखा चित्र में मांग की लोच, है ना, इस रेखा का मांग की लोच क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी, इसके हिसाब से हम देखेंगे। तो इस पर पहले लाइन खींचिए प्राइस के साइड में, इसको जानने का तरीका यही है, और मांग के साइड में भी ऐसे खींच लीजिए। फिर आप या तो बढ़ा लीजिए प्राइस या फिर घटा लीजिए। बढ़ाएंगे तो हम इधर दिखाएंगे ऊपर, और घटाएंगे तो नीचे। तो एक बार हम घटा लेते हैं इसको, और इधर हम बढ़ा करके देखते हैं क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ पर भी आ रहा है। इलास्टिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर बिल्कुल 1 होगा, यानी कि ईडी हमारा कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, ठीक है। कहाँ पर है, इकाई लोचदार, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया है ना। चलिए ये हो चुका है फिनिश। अगली बार हम लोग मिलेंगे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, और इन सारे क्वेश्चन पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, बट 32 क्वेश्चन थे, इनफ हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीट पूछता ही है। एक बार आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो शेयर कर दिया जाए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन पर अभी डिटेल में बात करना बाकी है ना। कहा भी जाता है ना कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो 20 और 19 की बात चल रही है, अभी तो 24 की भी बात आएगी। और रिजल्ट से जो आप खुश रहें तो इसके लिए ज़रूरी है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जो है पहले पढ़ना होगा, और फिर जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही है सब दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए, ताकि हम जो है वो मोटिवेट होकर के और भी कंटेंट्स को लेकर के जल्दी जल्दी आ सकें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।